आप अपने एम्प्लॉइज को एक्स अमाउंट की सैलरी दे रहे हैं एज एग्रीड कि हाँ ठीक है आपको इतना सैलरी दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी आप उसको एक ऑप्शन दिए कि इफ यू स्टे फॉर ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर या फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, आप 3 साल के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रह गए तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ईसॉप। आपको ईसॉप देंगे। तो भाई ईसॉप क्या होगा? आपको हम एक पर्टिकुलर रेट पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे या कई बार फ्री में कंपनी के शेयर्स दे देंगे। सपोज एग्जांपल लेते हैं ओला का। ओला अगर आज अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है और उसके ऑफिस में, वो ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहे, उनके ऑफिस में जो स्टाफ मेंबर्स हैं 100, 200, 500 वॉट एवर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उनको ऑप्शन दिया जो भी एम्प्लॉय 3 साल तक मेरे पास रह जाएगा, कंटिन्यू करेगा, ही विल बी एलिजिबल फॉर ईसॉप। तो भाई उसमें क्या होगा? 3 साल के बाद उस कंपनी, उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहें तो ओला का शेयर से 10 रुपये में ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और उसको लग रहा है कि नहीं ओला तो बहुत अच्छा काम कर रही है, उस समय तो शेयर का प्राइस 300 रुपया होगा और मेरे को कंपनी 10 रुपए में दे रही है और वो 1000 शेयर देगी। तो माइंडेड कंपनी का कुछ नहीं जा रहा, 1 रुपया कंपनी के पॉकेट से नहीं खर्च हो रहा। भाई शेयर्स इशू ही तो करना है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक एंट्री करेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, शेयर्स इशू हो गया, ही विल बिकम शेयर होल्डर। उसको आप 100 शेयर दिए 10 रुपए के रेट से, उसने कंपनी को बस 1000 रुपया दिया और वो 300 इंटू 100 30 का ओनर हो गया। उसको उसके पास से 1000 रुपए का खर्च पेमेंट गया और 3000 रुपया 30,000 रुपए का सॉरी वो ओनर हो गया। तो उसको 29,000 का बेनिफिट दिख रहा है। ही विल कंटिन्यू। कंपनी का क्या खर्चा आया? कुछ नहीं। इनफैक्ट कंपनी के पास 1000 रुपया कैश में आया ही गया, कुछ नहीं। गेटिंग इट? ईशॉप समझ रहे हैं? आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट ईशॉप इज, है ना? तो उससे क्या है कि उस लालच में कहें तो एम्प्लॉय कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और ही विल डू देयर बेस्ट सो दैट कि शेयर प्राइस जो है वो अच्छा हो। बिकॉज अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो लॉन्ग रन में शेयर प्राइस भी अच्छा होगा। तो वो जो 300 रुपए का शेयर है जो उनको 10 रुपए में मिला है, कल को 500, 600 और 1000 का भी हो सकता है। सर तो ये शेयर तो पब्लिक जब तक नहीं होगी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये प्राइवेट एंटिटी है नहीं तो हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड भी अगर है, जैसे मान लिया ओला है, ओला आज अपना बिजनेस बेचना चाहे तो क्या उसका प्राइस नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। तो जब जब भी कोई दूसरा आदमी, कोई बड़ी कंपनी उसको एक्वायर करेगी, सपोज ओला जैसा कोई दूसरा आ गया, है ना, हम लोग मिलके खोल लिए, हम लोग 4-5 लोग जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, हम लोग डिसाइड किए कि एक ओला का कंपटीटर लॉन्च करते हैं, उसमें कुछ एडेड एडवांटेज देंगे। एक स्टार्टअप तो हो गया। हम कुछ एम्प्लॉइज को जोड़े, उनको ईशॉप दे दिए और 3 साल बाद वो, भाई अब जबरदस्ती नहीं दे सकते, उनको एक्सरसाइज करना होगा, ठीक है 10 रुपए में हम खरीदने को तैयार हैं। यूजुअली वो लोग ले ही लेते हैं क्योंकि बहुत या तो फ्री में देते हैं या बहुत कम पैसे पे देते हैं। अब कल को ओला वाला अपने कंपटीशन को कम करने के लिए आज से 5 साल बाद मेरे बिजनेस को टेक ओवर करेगा कि भाई बैठ के बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं और ये वाला आप बिजनेस जो है वो ओला में मर्ज करा दीजिए और आप पैसे लेके निकल जाइए। तो जैसे आई एम द ओनर, मेरे को मेरे शेयर का पैसा मिलेगा, वैसे उन एम्प्लॉइज को भी मिलेगा जो जितने शेयर्स उनके पास हैं उसका। तो माय एम्प्लॉइज विल गेट रिचर। तो सर ये शेयर जो होता है, मान लो कि 100 शेयर, मतलब 100% जो शेयर होल्डिंग हो गया 2 डायरेक्टर का, तो 50% है 2 डायरेक्टर के अलावा लोग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 4 शेयर होल्डर डायरेक्टर हों। नहीं, तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लो कि मैं किसी को ई शॉप देता हूँ ये शेयर के रूप में, हाँ, तो क्या वो 100 में से ही उसको नहीं जाएगा? नया शेयर इशू हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए ई शॉप के लिए अलग से नया। तो अब हम दोनों जो है वो 100% के ओनर नहीं रहेंगे, 98% करेंगे, 99% करेंगे। ये डिपेंड करेगा कितना दूसरों को दे रहे हैं। जैसे मेरे पास 500 हम दोनों के पास है शेयर, 500 शेयर्स मेरे पास है, 500 शेयर्स आपके पास है और हम ही दोनों आदमी कंपनी रन कर रहे हैं। नाउ हम लोग डिसाइड किए कि हर एम्प्लॉय को 50-50 शेयर इशू करेंगे और ऐसे 100 एम्प्लॉय हैं तो 5,000 शेयर और इशू हो गया। हेलो
हाँ सर, हाँ अब समझ में आ रहा है जी। अब समझ आ गया ना। अब 5,000 शेयर में मेरा हिस्सेदारी, आपका हिस्सेदारी और बाकी 50 लोगों की भी हिस्सेदारी है। और जब कल को 5 इयर्स लेटर ओला वाला या उबर वाला आके हम लोगों से बार्गेन करके डील करके कंपनी को परचेज करेगा, तो सारे शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा। भाई एक शेयर का प्राइस फिक्स हो जाएगा, ठीक है 1200 रुपए का एक शेयर। जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, कोई एक प्राइस तो डिसाइड होगा ना एक शेयर का, ये वैल्यू इंटू 500 मेरे को मिल जाएगा, इंटू 500 आपको मिल जाएगा, इंटू जितना नंबर ऑफ शेयर जिस शेयर होल्डर के पास है उसको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ सर, आप क्लियर हो, थैंक यू। तो इस सारे प्रोसेस में एम्प्लॉय का फायदा तो हो रहा है, लेकिन जब हम लोग ईशॉप वो शेयर्स एम्प्लॉय को इशू किए थे, कंपनी का कोई खर्चा थोड़ी ना आया था। कंपनी डजंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी। गेटिंग इट? So ESOP can be used as a effective tool. मैंने लास्ट ईयर एक रिटर्न बड़ा इनकम टैक्स का, उसमें उसकी सैलरी थी पूरे साल की 18 लाख। हेलो? यस सर। हाँ, उसकी पूरी सैलरी साल की 18 लाख थी, और वो जो ESOP का शेयर एम्प्लॉय बेचा था उसकी वजह से उसका जो रिटर्न गया वो 83 लाख का गया, यानी ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस उसको शेयर्स बेच के मिला जो ESOP में उसको मिला था। बहुत पहले वो जब कंपनी छोटी थी, नई थी, तो उसको ESOP मिला था। अब वो शेयर, वो कंपनी जब टेक ओवर हुआ, कोई फॉरेनर उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो उसको 65 लाख रुपए बिना बात का मिल गया। मतलब उसके एंगल से देखें तो बिना बात का ही मिला, वो तो कोई इन्वेस्ट नहीं किया था कुछ खास। हेलो सर, ये टैक्स फ्री होता है या इस पे टैक्स लगता है सर? ESOP वाले शेयर पे जब बेचते हैं, यानी एम्प्लॉय के एंगल से पूछ रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए पूछ रहे हैं या कंपनी के लिए पूछ रहे हैं? सर हम एम्प्लॉय के लिए पूछ रहे हैं। लाइक मैं अगर एम्प्लॉय हूं, मेरे को ESOP मिला है और बाद में उसको सेल कर रहे हैं, तो वो सैलरी की तरह माना जाएगा। वो सैलरी के लिए की तरह माना जाएगा। कंपनी ही TDS काट लेगी जैसे सैलरी पे काटती है, और उसके बाद आपको रिस्क पैसा आपके पास आ जाएगा। बट अगर आपको फ्री आ रहा है, अगर 70 लाख आएगा, मान लिया 30% कटे भी गया, तो 49 लाख से आपको आपके अकाउंट में आया। आप ये फील करके खुश हुई कि 49 लाख मिला, ये नहीं सोचिए कि 21 लाख कट गया। इस 49 लाख के लिए आप कुछ खास किए नहीं है, आप तो जॉब कर रहे थे, आपकी सैलरी आ रही थी। जितना आप जॉब में नहीं लिए उतना शेयर से मिल गया आपको। सपोज 5-6 साल आप जॉब किए, तो उसमें जो 5-6 साल में जो टोटल सैलरी आपको मिली, कई बार उससे ज्यादा ESOP का पैसा आ जाता है। गेटिंग इट? यस सर। है ना? और ये बहुत मतलब अब ये बहुत पॉपुलर हो गया है इंडिया में भी। हाँ, तो एक ये तरीका हो सकता है, ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है ये। दूसरा, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्टार्टअप, वैसे तो सबके लिए है लेकिन स्टार्टअप के लिए इन पर्टिकुलर, क्योंकि ये इंक्यूबेट होता है, अभी नया नया खुला है, इसको बहुत केयर का जरूरत है, ध्यान से चलाने की जरूरत है, कंपटीशन के एनवायरनमेंट में है। तो कंप्लायंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है नए बिजनेस में। जैसे नए बिजनेस में होता क्या है कि एक तो नया मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं सब लोग, भाई नया सेटअप लगाना है, नया प्लान करना है, खुद ही एक ही आदमी है जो सब चीज देख रहा है, वो अकाउंट्स भी संभाल रहा है, वो मार्केटिंग देख रहा है, वो बिजनेस आइडिया भी सोच रहा है, वो रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर रहा है, फंड भी रेज करने का टेंशन उस 1-2 आदमी जो मिलकर खोलते हैं स्टार्टिंग में। इन सब में कंप्लायंस कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है कि अच्छा ठीक है हम कर लेंगे ना, रिटर्न भरने का टाइम आ रहा है, अच्छा भर देंगे ना, 2-4 दिन लेट ही भर देंगे। नेवर डू इट। कंप्लायंस कभी डिले नहीं कीजिए, जितना डिले कीजिएगा उतना नुकसान है। कंप्लायंस एंड डेथ इज इनएविटेबल। जैसे डेथ को नहीं रोक सकते, आप डिले कर सकते हैं बट रोक नहीं सकते, वैसे ही कंप्लायंस को आप डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। डेथ को डिले कीजिएगा, आपका पैसा चलता जाएगा। कोई आदमी है जो डॉक्टर कह दिया कि सर ये अब मतलब रिवाइव नहीं करेगा, ये आदमी वेंटिलेटर पे है, आप जितना डिले कीजिएगा उतना खर्चा बढ़ता जाएगा। वैसे ही कंप्लायंस है, अगर एक पर्टिकुलर डेट को
सपोज 30 तारीख को एक रिटर्न जाना है, अगर 30 को नहीं गया, आज ज्यादातर पेनल्टी पर डे की